नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज ताउते तूफान का हाई वोल्टेज विश्लेषण करेंगे। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के खौफ के बीच आज तक के रिपोर्टर डटे रहे और तूफानी रिपोर्टिंग करते रहे। इस तूफान का रास्ता एक तरह से तबाही और विध्वंस का रास्ता है। कई राज्यों और खासतौर पर महाराष्ट्र के बगल से गुजरा है और गुजरात इसके निशाने पर है। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आया है। आपको ताउते की तबाही के अनदेखे वीडियो और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य हैं और करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ा है। कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट से लड़ रहे भारत को डीआरडीओ की दवा काफी राहत दे सकती है। करीब 6.25 ग्राम का एक पैकेट कैसे कोरोना वायरस को हराएगा और कैसे मरीज की रिकवरी 2.5 दिन पहले हो सकती है, यह आज आपको जानना चाहिए। यह ऐसी दवा है जो कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देगी। यह दवा पानी में घोलकर मरीज को देने से वायरस का संक्रमण रुक जाता है। आज आपको उस लैब में ले चलेंगे जहां इस दवा को बनाया गया और उन वैज्ञानिकों से लैब में ही बात करेंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। वायरस को धोखा देने वाली 2DG दवा की इनसाइड स्टोरी आज आप जान जाएंगे। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में सीबीआई का खेला दिखाएंगे। चुनाव के बाद कोरोना की लहर के बीच वहां अलग ही एक्शन चल रहा है। नारदा घोटाले को लेकर दीदी और केंद्र सरकार के इस टकराव का विश्लेषण जरूरी है। हर रोज अच्छी और चिंताजनक खबरों के बीच मुकाबला चल रहा है। खबरदार के लेंस से आज का ये मुकाबला भी देख लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि बीते दिन देश में कोरोना के 2,81,000 नए मामले सामने आए। पिछले 26 दिनों में पहली बार है जब एक दिन में 3 लाख से कम नए केस आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की रफ्तार पहले जैसी ही है। बीते दिन 4,092 लोगों की मौत हो गई। अच्छी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 8.42% रहा है। यह 8 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में 4,524 नए मामले सामने आए, जो 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार उम्मीदों से बहुत कम है। नए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 6,91,000 डोज ही लगी है। लेकिन सबसे पहले बात तूफान की। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए अब चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात पर सबसे बड़ा खतरा बन गया है। गुजरात में करीब 16 जिले ऐसे हैं जहां पर तूफान से निपटने की हर तैयारी की गई है। गुजरात के समुद्री इलाके और उसके आसपास के जिलों में तो सबकी सांसें अटकी हैं क्योंकि गुजरात में ताउते तूफान को सबसे खतरनाक तूफान की कैटेगरी में रखा गया है। ताउते तूफान मुंबई के बगल से गुजर गया, लेकिन गुजरात के लिए लाइन पर तूफान तेजी से बढ़ रहा था। उसी इलाके में गिर सोमनाथ के वेरावल में आज तक की टीम मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है वेरावल के जाडेश्वर इलाके में और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो समुद्र का किनारा है काफी रफ हो चुका है। यहाँ पे तूफान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है समुद्र के अंदर और लगातार जो मछुआरे यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को यहाँ से खाली करवा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। गुजरात के तट पर टकराने से पहले ही तूफान अपना ट्रेलर दिखाने लगा। जैसे जैसे तूफान करीब आ रहा था, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं बढ़ती जा रही थी। ताउते को मौसम विभाग ने बहुत खतरनाक तूफान बताया, जिसमें तेज हवाओं की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई और जिसकी तीव्रता 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सरकार बधी रीते सज्ज छे अने जे काई स्थिति बनशे एने पहोंची वळवा माटे आपणे बधा प्रयत्नों करवामां आव्या छे। कंट्रोल रूम 24 कलाक 24/7 आपणो चालू छे। ऐसे तूफान में सब कुछ उड़ा ले जाने की ताकत है, इसलिए पहले से तैयारी की गई। जहां तूफान का असर हो सकता है वहां अलर्ट किया गया। तटीय इलाकों में भावनगर पोर्ट सहित कई जगहों पर 8 नंबर से 10 नंबर के वार्निंग सिग्नल लगाए गए, जो तब लगाए जाते हैं जहां बहुत खतरनाक हालात का अंदेशा हो। गुजरात ने इसे सबसे खतरनाक तूफान की कैटेगरी में रखा है और 1998 के चक्रवाती तूफान की तरह ही तबाही मचाने वाला तूफान मानकर तैयारी की गई है। 1.5 लाख लोगों को तत्काल शिफ्ट किया गया। 930 शेल्टर होम बनाए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें लगाई गई। तटीय इलाके पूरी तरह खाली कराए गए।
यहाँ के डिफेंस की जो टीम है यहाँ पे वो लगातार ये घोषणा कर रही है कि चक्रवात आने वाला है, इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। इस पूरे इलाके में जो मछुआरे हैं उन्होंने अपने बच्चे और ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बोट है वो बोट रहने की वजह से उनको अब यहाँ से हटाने का जो काम है वो पुलिस ने शुरू किया है। टोटल 27 विलेजेज और 3 सिटीज़ हैं जिनमें से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। इनमें से कुछ को साइक्लोन शेल्टर्स में पहुंचाया गया है, कुछ को नियर बाई स्कूल्स में पहुंचाया गया है जो भी अपलाइंग एरियाज़ हैं, और बाकी हर जगह हमारे यहाँ पे ऊना और नवा बंदर में NDRF की टीम है और लोकल पुलिस पूरे टाइम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में। सौराष्ट्र की कोस्टल लाइन में राहत और बचाव में सेना को भी भेजा गया है। सेना की 12 टीमें जामनगर से पोरबंदर और दीव भेजी गई है। अहमदाबाद से सौराष्ट्र में सेना के इंजीनियर्स की टीम जा रही है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन जिन इलाकों में तूफान से नुकसान का बड़ा खतरा है, उन इलाकों में कोविड अस्पतालों के लिए बैकअप प्लान क्या हो, कैसे अस्पतालों में कोविड मरीजों की हर जरूरी चीज मौजूद रहे। कोविड अस्पताल में आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाईज है उसको डबल कर दिया गया है, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी पेड़ गिर जाए या सड़कें बंद हो जाए तो जो मरीज इस अस्पताल में एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन वक्त पे मिलता रहे, उसकी ये कोशिश की जा रही है। और ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे का सरप्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बोतल्स है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, साथ ही जो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है वो भी यहाँ पे 2 टैंक यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। ये वेरावल का सिविल कोविड अस्पताल है जहाँ पे फिलहाल 100 से ज्यादा मरीज एडमिटेड है और 18 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर है। वैसे में जो वेंटिलेटर है वहाँ पे बिजली गुल ना हो इसके लिए यहाँ पे जेनसेट भी लगा दिया गया है और ऑक्सीजन जो है उसे भी सरप्लस रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द जो मरीज यहाँ पे एडमिटेड है उनको ऑक्सीजन और जो फैसिलिटीज है वो मिल पाए। और साथ ही जो ICU ऑन व्हील है उसे भी यहाँ पे रखने के लिए कहा गया है। अगर कहीं ना कहीं साइक्लोन अगर ज्यादा उसका तूफान का असर यहाँ पे रहता है तो जो मरीज यहाँ पे एडमिटेड है उनको किसी दूसरे अस्पताल में पहुँचाने के लिए भी ICU ऑन व्हील यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा जाएगा। मैनेजमेंट स्टाफ की साइड से हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमने इतना रिजर्व ऑक्सीजन, इतने जनरेटर वगैरह सप्लाई और सारी प्रिकॉशन के लिए हमने तैयारी करके रखी हुई है। फिर भी कुछ जो सेफ, जिनके लिए ट्रांसफ़र करना सेफ होगा, अगर आदेश मिलेंगे तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं सेफ जगह पे लिया जाने का है। और जो वेंटिलेटर पे है और जिसका ट्रांसफ़र शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो मैंने जो डॉक्टर टीम ने उनको पूरा उसका सजेस्ट किया कि अगर हो पाया तो हम उसे यहाँ पे ही रखेंगे, क्योंकि बीच में उनको रास्ते में ट्रांसफ़र के दौरान कोई इश्यू ना हो जाए। कोरोना की चुनौती के बीच ऐसे बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। 444 मेडिकल टीमें, 174 ICU ऑन व्हील्स, 607 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन रिजर्व और पावर बैकअप दे दिया गया है। जिन अस्थायी अस्पतालों को हटाने की जरूरत थी उन्हें हटाकर सुरक्षित जगहों पर कर दिया गया है। किसी हादसे से बचने के लिए शहरी इलाकों से 2800 होर्डिंग्स हटा दी गई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। सरकार का दावा यही है कि तूफान से होने वाले नुकसान का हर तरह से अंदाजा लगाकर तैयारी की गई है। वेरावल से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के लिए अगले 12 घंटे बहुत अहम है। हर तरफ से सतर्क रहना होगा, क्योंकि ताउते किस तरह से तबाही मचा सकता है, ये तूफान कितना ताकतवर है, ये हमें मुंबई का हाल देखकर पता चलता है। मुंबई में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की आफत वहां आज पूरे दिन रही, जिस तरह का हाल ताउते के गुजर जाने के बाद भी देखा जा रहा है, उसी से समझा जा सकता है कि ये तूफान जब सीधे कहीं पर टकराएगा तो क्या हाल करेगा। ताउते तूफान से आई भयानक हवाएं, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और फिर तेज बारिश में डूबता शहर। ताउते मुंबई से भले ही गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया।
इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप, बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। ऐसी भयानक हवाएं तो पिछले साल भी नहीं चली थी जब निसर्ग तूफान आया था। इस बार ताकतवर ताउते से सामना था जो मुंबई से 125 किलोमीटर दूर से गुजरते हुए भी आफत ले आया। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार जो है यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहाँ रेलिंग टूट गई है। मुंबई में दोपहर में ही अंधेरे जैसा हो गया, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, पोल उखड़ गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते की आफत आई। ज्यादा जो घटनाएं हमारी नजर में आई हैं वो करीबन 350 के आसपास अभी तक कुछ पेड़ की टहनियां गिरना या पेड़ गिरने की घटनाएं हमारे ध्यान में आई हैं और वो भी हम रोड क्लियर करना है या वो कटे हुए वो पेड़ जो गिरे हुए पेड़ है उसको काटकर अलग करना है ताकि वो आवाजाही ठीक ठाक हो सके। और इसके अलावा जो हमारे जंबो सेंटर थे या जो हमारे टेम्पररी स्ट्रक्चर थे उसमें भी कोई प्रकार का नुकसान हुआ नहीं है और उसमें हमने जो 580 पेशेंट 2 दिन पहले हमने शिफ्ट कर दिए थे इस तूफान का अंदाजा लेकर सुरक्षितता रहे उसको हमने प्रथम प्राथमिकता दी और सभी को शिफ्ट कर दिया। इसलिए ना तो कोई जान हानि हुई है ना तो माल हानि भी बहुत निग्लिजिबल हुई है। लेकिन आने वाला समय भी अभी आज का ये भी एक हमको इंडिकेशन आया है कि बारिश तेज हो सकती है, तो उसके लिए भी हमने हमारे सभी यंत्रणाएं को सतर्क कर रखा है। वो चाहे वो पंप डिप्लॉय करके रास्ते क्लियर करना हो या कोई पेड़ गिरते हो तो उसको क्लियर करना हो या कोई दुर्घटना अगर कोई डूब रहा है दुर्घटना की वजह से तो उसको भी निकालने का हो, तो सब हमने हमारी जो फील्ड यंत्रणा है उसको सबको हमने सतर्क कर रखा है। एक तरफ तेज बारिश और दूसरी तरफ हाई टाइड, मुंबई का समंदर सड़कों पर पहुंच गया। ताउते से वही हाल बन गए जिस हाल में मॉनसून में मुंबई दिखती है। मुंबई में साइक्लोन ताउते का ये असर है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज बरसात की वजह से सड़कों पे पानी पूरा भर गया है और इसकी वजह से आप देख लीजिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगा है और यहाँ देख लीजिए बीएमसी के कर्मचारी लगे पड़े हैं कि जरा पानी निकाल पाए। लेकिन अभी क्योंकि हाई टाइड भी है यही वजह है कि इतना ज्यादा बरसात और जो हाई टाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पानी सड़कों पे भर गया है। ये वो सड़क है, सर्विस रोड है जो दरअसल मिलन सवे की तरफ जाता है और यहाँ देखिए गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। टोइंग अवे के लिए गाड़ी आई है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बंद गाड़ी को किसी तरह से रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिक्कतें वही तमाम जो हर साल मुंबई में होता है कि बरसात हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम और बंद गाड़ियां। सुबह से मुंबई की सांसें अटकी थी, तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि
ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात। अब आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब आपको घर बैठे अगर बैंक अकाउंट खोलना है या खुलवाना है तो आपको 4 स्टेप्स, 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले वीडियो कॉल के जरिए आपको अपना पैन और आधार को वेरीफाई कराना होगा। जो भी एग्जीक्यूटिव या बैंक मैनेजर आपके साथ वीडियो कॉल पर होगा, उसके बाद आपको तुरंत ऑनलाइन पूरे के पूरे डिटेल्स अपने फिल करके बैंक को देने होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा, वीडियो कॉल के जरिए ही आपको केवाईसी चेक करवाना होगा, यानी कि अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे बैंक मैनेजर, बैंक एग्जीक्यूटिव से। चौथा, आपको अकाउंट खुलवाने के लिए जो भी मिनिमम पैसा अपने अकाउंट में डालना है, खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी होता है, वो ऑनलाइन आप वहीं से तुरंत डाल दीजिए। आपका अकाउंट खुल चुका है। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, भारत में कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस लगभग बेकाबू है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश को कोरोना की स्वदेशी दवा मिल गई है। ये दवाई डीआरडीओ ने विकसित की है। दवा का नाम है 2DG। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके पहले बैच को लॉन्च किया। जून में इस दवा के आम लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ये तस्वीर राहत देने वाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ से निर्मित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च कर दी गई। इस कठिन समय में अब हमारे पास ऐसी दवा है जो ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देगी और मरीजों को कोरोना संक्रमण से जल्दी मुक्ति दिला देगी। कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी। यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में इस दवा की 10,000 डोज सप्लाई की जाएगी। जून की शुरुआत में ये सब जगह उपलब्ध होगी। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक ये दवा पाउडर के रूप में है। इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। इस दवा के एक पैकेट में 5.85 ग्राम दवा होगी। इसे स्टोर करने का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और इसे नमी से बचाना होगा, लिहाजा इसकी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैक्सीन की किल्लत और कोरोना के मैनेजमेंट पर आलोचनाओं के बीच डीआरडीओ की दवा का ये पैकेट सरकार के लिए सुख लेकर आया है। पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का दावा है कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज कोरोना मरीजों पर बेहद कारगर है। इसे लेने वाले मरीज कम से कम 2 से ढाई दिन पहले ठीक हो रहे हैं। दवा के ट्रायल में ये बात भी सामने आई कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। इस दवा को डीआरडीओ के इनमास और हैदराबाद के सीसीएमबी ने मिलकर तैयार किया है। इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को दी गई है। आज तक ब्यूरो। इस गेम चेंजर दवा पर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने बातचीत की। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से ये जो नई दवाई कोरोना के लिए बनाई गई है 2DG काम करेगी। हमारा साइंटिस्ट ने ग्वालियर का डीआरडीओ लेबोरेटरी में और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस लेबोरेटरीज वाला ये एंटी रेडिएशन के लिए 2DG मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे से काम कर रहे थे।
पिछले साल जब कोविड आया था उस समय ये साइंटिस्ट ने सोचा था ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर बहुत काम करेगा बोल के इसका ड्रग टेस्ट किया था CCMB पे और DCGI का गाइडेंस के ऊपर देश में फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स भी किया था। अच्छा रिजल्ट्स आया था और हमारे साथी इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने हमारे साथ ये क्लिनिकल ट्रायल्स में पूरा हुआ था। ये ड्रग वोदरी बनवाया था हमने और इसका पेटेंट भी है हमारे पास और DCGI ने अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज एडजवेंट थेरेपी। सो ये अभी पिछले 10-15 दिन से जो हमारे पास था वो कहीं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी दे रहे थे। अच्छा सा रिकवरी है पेशेंट्स में, जल्दी से रिकवर हो रहा था, ऑक्सीजन का डिपेंडेंसी बहुत कम था और रेडी लैब्स ने इसको प्रोडक्शन में काम लगाया है। आज पहली बैच आ गया। ये पहली बैच को आज माननीय रक्षा मंत्री इसको सैंपल को रिलीज़ किया है और पहले उन्हें ये लॉट को माननीय हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है, हेल्थ मिनिस्टर को। तो DRDO चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी का कहना है कि आज पहला बैच यानी कि 1000 दवाइयाँ रिलीज होने के बाद अब आम लोगों की अगर बात की जाए तो जून के पहले हफ्ते में बड़े स्तर पर जो डॉक्टर रेड्डी लैब है उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर आम लोगों के लिए दवाई बनाई जाएगी। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। DRDO की दवा कोरोना वायरस को धोखा देने के सिद्धांत पर काम करती है। इस दवा के काम करने के तरीके को 3 शब्दों में समेटें तो कहा जाएगा चीट द चीटर। वायरस किसी शरीर में जाने के बाद अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। DRDO की दवा ग्लूकोज के रूप में वायरस के अंदर पहुंच जाती है और उसे अपनी कॉपी बनाने से रोक देती है। इससे हमारे शरीर को मदद मिलती है और इम्यूनिटी वायरस पर काबू पा लेती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे यह आइडिया लगाया और कैसे इसे दवा के रूप में साकार किया, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं DRDO की उसी लैब में जहां यह दवा बनाई गई। जिंदगी बचाने का जुनून गजब होता है। दूसरों का असहनीय दर्द कम करने की एक ईमानदार कोशिश जब रंग लाती है तो खुशी शब्द बहुत छोटा लगने लगता है। DRDO के वैज्ञानिकों की दवा अब ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों की सांसें लौटाएंगी। जिन वैज्ञानिकों ने रात दिन की सीमा तोड़कर इस दवा को हकीकत बनाया है, उनके शब्दों पर गौर कीजिए। अगर आपका विज्ञान जो है वो आपकी प्रयोगशालाओं तक ही रह जाए तो वो मन को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देता। जिस दिन आपका विज्ञान लोगों के जनहित के लिए पहुंच जाए तो वो मन को सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है और इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर हमारी दवा से एक व्यक्ति का भी जीवन बच जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि है। तो इसी सेटिस्फैक्शन के साथ हमने काम किया है। बहुत सेटिस्फैक्शन है और बहुत गर्व लगता है कि ये काम इस लेवल तक पहुँच पाए और हम बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान ने हमें ये इजाजत दी कि ये काम हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। DRDO की दवा 2-ऑक्सी-डी ग्लूकोज कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगी, लेकिन ये आइडिया आया कैसे और वैज्ञानिकों ने किस तरह इस पर काम शुरू किया, ये खुद इनसे सुनिए। बड़ी चीज की शुरुआत किसी छोटे से आइडिया से होती है, तो वो छोटा सा आइडिया आया कहां से और किसे आया था सर? जी, इसमें मैं एज सीनियर कोलीग ऑफ डॉक्टर अनंत भट्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनंत भट्ट मेरे पास आए अप्रैल में और ये हम पिछले साल 2020 में अप्रैल 2020 जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च के करीब हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था और इन्होंने मुझसे जाहिर की ये बात कि ये इस पर हमें इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए और इसमें कोई 1 घंटे की बात नहीं थी, उसी क्षण से हमने ये काम शुरू कर दिया। उसी समय से जैसे ही हम ये आइडिया लेके गए हम अपने चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने हमें स्पेशल विमान से हैदराबाद भेजा कि इस दवा का टेस्टिंग हो सके, क्योंकि उस समय सब कुछ लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो स्पेशल विमान से भेजा गया और वहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। CCMB के वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और 7 दिन बाद जब हमें उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो हमारी खुशी की सीमा नहीं थी क्योंकि हमारी ये हाइपोथेसिस थी कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा और उसका वैलिडेशन हो गया था उस दिन कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा।
एक बार जब ये पता लग गया कि दवा कारगर हो सकती है तो DRDO ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के पास पहुंची, क्योंकि कोरोना मरीजों पर दवा के परीक्षण के लिए DCGI की हरी झंडी जरूरी है। बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, हमें वो सब कुछ फॉलो करते करते काफ़ी समय लगा, लगभग 6 महीने हमें लग गए फेज़ 2 जो 2 चरणों में हुआ, फेज़ 2 और फेज़ 2 डोज रेंजिंग, और उसके बाद हम उसके रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग थे और उसके आधार पे हमें फेज़ 3 की परमिशन मिली DCGI से। और उसमें फिर पेशेंट रिक्रूटमेंट थोड़ा लेट हुआ क्योंकि उस टाइम पे अब सर्ज नहीं था, पेशेंट्स बहुत आसानी से नहीं मिल रहे थे उस समय, तो पेशेंट रिक्रूटमेंट थोड़ा लेट हुआ। तो मार्च तक हमें सारे पेशेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुए और उसके बाद हम इस दवा को DCGI के पास पुनः गए इन सारे परिणामों को लेके, और DCGI ने सारे परिणामों का बहुत स्ट्रिक्टली आप कह सकते हैं कि आकलन किया सब्जेक्टिव एक्सपर्ट्स कमेटी ने, और उसके बाद उन्होंने फिर हमें इसकी अनुमति दी। तो लगभग 1 साल का समय लगा है ये। DRDO ने मई 2020 में फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। अच्छे नतीजे आए और करीब 2 महीने बाद DCGI को रिपोर्ट पेश की गई। DCGI ने फिर मरीजों पर डोज बढ़ाने का निर्देश दिया। नवंबर में फिर रिपोर्ट पेश की गई। इस बार नतीजे बहुत अच्छे थे। इसके बाद DCGI ने सभी मानकों की कसौटी पर फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी, जिसमें करीब 220 कोरोना मरीजों को यह दवा दी गई और इसके नतीजे बहुत अच्छे आए। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके एज पर ICMR गाइडलाइंस और DCGI गाइडलाइंस, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कि अगर आपका डिफरेंस जो आया है फेज़ 2 में अगर वो बहुत अच्छा है तो उसी के आधार पर वो पेशेंट नंबर जो है कम रहेगा। अगर आपका डिफरेंस दोनों ग्रुप्स में यानी आपकी ड्रग और स्टैंडर्ड ऑफ केयर में डिफरेंस कम होता है तब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट्स करने होते हैं। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जो कि सभी ड्रग कंट्रोलर की गाइडलाइंस में है, और उनकी ही डायरेक्शन पर फिर ये 220 पेशेंट्स का नंबर दिया गया था। उसका कारण ये था कि फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। अब सवाल उठता है कि यह दवा काम कैसे करती है, कैसे वायरस को कंट्रोल करती है। साधारण भाषा में समझे तो कोरोना का वायरस लगातार अपनी कॉपी बनाता है और इसके लिए उसे ताकत की जरूरत होती है, और ये दवा जो ग्लूकोज की तरह है वायरस को कंफ्यूज कर देती है। ये जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है वायरस को मल्टीप्लाई करने का कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसे बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने आप को बना सकता है। एक से एक कॉपी घुसती है और वो 1000 कॉपी या कई लाख कॉपी बन के उस सेल से बाहर निकलती है। तो ये बायोमास प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है उसको, जो एनर्जी भी देती है, साथ ही साथ उसको बायोमास देती है, न्यूक्लियोटाइड देती है और तमाम तरह की जो बायोकेमिस्ट्री है वो होती है। तो ये 2DG जो है वो चूंकि उस सेल की रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ढेर सारे ट्रांसपोर्टर्स बना लेता है अपने सरफेस पे। तो इस वजह से इस दवा का एक्युमुलेशन भी जो है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो नॉर्मल सेल्स में नहीं होता। और ये प्रश्न बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नॉर्मल सेल को प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। तो उसका कारण यही है क्योंकि ये सेलेक्टिवली उन सेल्स में ज़्यादा इकट्ठा होता है जो वायरली